हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 90 पर। ठीक है, और भाग 90 पर अगर हम बात कर रहे हो तो भाग 89 तक तो पहले कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जी श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए, ऐसे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जी श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपके प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करें, और चाहे अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, तो उन सभी परीक्षाओं में यह सामान्य अध्ययन श्रृंखला जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 90 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। किसके बारे में पूछा जा रहा है? चुनाव के बारे में। और चुनाव कौन सा निर्वाचन आयोग संपन्न नहीं कराता है? लोकसभा का, स्थानीय निकायों का, राष्ट्रपति का, या फिर उसके बाद राज्यसभा का। ठीक है, तो इन चारों में से किसका जो चुनाव है निर्वाचन आयोग संपन्न नहीं कराता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो है सभी चुनावों को तो संपन्न कराता है, लेकिन स्थानीय निकायों का चुनावों का संपन्न यह नहीं कराता है। क्योंकि स्थानीय निकाय जो हो गए, पंचायत हो गया, फिर उसके बाद नगर पालिका हो गया, ये जो चुनाव होते हैं ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अनुच्छेद लिख लीजिए, कौन कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो निर्वाचन आयोग संपन्न चुनाव कराता है वो लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, इन सारी चुनावों का जो संपन्न कराया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 324। ठीक है, और स्थानीय निकायों की अगर हम बात करें तो ये स्थानीय निकायों में अपने अनुच्छेद नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद एक है 243 के, और ये क्या है? पंचायत है। इसमें पंचायत चुनाव के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक अनुच्छेद और लिख लीजिए आप लोग, 243 जेड ए। ठीक है, 243 जेड ए, इसमें क्या है? नगर पालिका। ठीक है, तो नगर पालिका का चुनाव, और इन दोनों चुनावों का जो संपन्न कराया जाता है यह होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है, और पंचायत से जितनी भी चीज़ें संबंधित होती हैं वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, और हर एक राज्य का अपना निर्वाचन आयोग अलग होता है, और सेंट्रल का, केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है वो अपना अलग कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध, ठीक है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। हमेशा इस शब्द का ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव में पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव में पूछा जा रहा है। अगर आप लोग इसका ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा 100% ही आप लोगों का प्रश्न गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है जो चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, या चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, या चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ठीक है, तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि जितने भी नियम कानून बन कर आते हैं वो आपके संसद से बन कर आते हैं। वहाँ पर जो चुनाव का जो संचालन है, जो संपन्न कराना है, वो सभी चीज़ें जो हैं, चुनाव चिन्ह का बंटवारा हो गया, चुनाव की वैधता का निपटारा हो गया, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हो गया, या चुनाव का जो प्रक्रिया है, संचालन करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं चुनाव आयोग करता है। लेकिन चुनाव के संबंध में जो नियम कानून जो होते हैं वो आपका चुनाव आयोग नहीं बनाता है। ठीक है, और चुनाव आयोग यहाँ तक करता है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसकी जो क्रियाकलाप है, जो उसमें प्रावधान होंगे, वो जारी करता है चुनाव आयोग ही। क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, तो आप देखेंगे कि चुनाव की डेटें आ गई हैं लोकसभा चुनाव के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आदर्श आचार संहिता का जो प्रावधान है वो चुनाव आयोग से बनकर आते हैं कि कितने राशियों का आवंटन होगा, कितने राशियों का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पर आदर्श आचार संहिता में देखने को मिलती हैं। लेकिन चुनाव के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपके संसद में है। ठीक है, और तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि चुनाव की अधिसूचना जो जारी किया जाता है ये आपके चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, ये आपका चुनाव आयोग का कार्य
नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें चुनाव आयोग के संबंध में आ गई और आप लोग सारे स्टेटमेंट को आप लोग लिखिए, नोट डाउन करिए, समझने का प्रयास कीजिए और फिर उसके बाद अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सांसदों की अयोग्यता, किसकी अयोग्यता पूछा जा रहा है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? निर्णय देता है या कौन देता है, इस तरह से कौन निर्णय देता है, इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि सांसदों की अयोग्यता पर कौन निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि जो सांसदों की अयोग्यता है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन निर्णय लेगा। और केंद्र की अगर बातें हम करेंगे तो केंद्र पर वहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति का प्रभुत्व होता है और राष्ट्रपति ही इस पर निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है, राष्ट्रपति भी है, संबंधित संसद भी है, निर्वाचन आयोग भी है, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि राष्ट्रपति तो सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लेगा, लेकिन किसके परामर्श पर लेगा। ठीक है, तो क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप से खुद से कोई भी कार्य करता नहीं है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करता है, मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करता है। फिर उसके बाद जो संस्था होंगी उससे संबंधित जो विवाद होंगे उस संस्था के सलाह पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है कि अगर निर्वाचन से संबंधित सांसदों की अयोग्यता संबंधित है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति वहाँ पर निर्णय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं और यहाँ पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति लेगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति लेगा। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग परामर्श तो देगा, लेकिन वहाँ पर जो निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल काम करता है, कौन सा अनुच्छेद काम करता है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है यहाँ पे डाउनलोड लिख लीजिए 102। तो अनुच्छेद 102 में क्या दिया गया है? संसद के सदस्य होने के लिए योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर हम सांसदों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम योग्यता सिर्फ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर सांसदों के लिए योग्यता का जो प्रावधान है वहाँ ये अनुच्छेद 102 में दिया गया है। फिर एक अनुच्छेद और लिख लीजिए, इसमें अनुच्छेद 103 में क्या दिया गया है? अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता दिया गया है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी जो निर्णय है वो किस अनुच्छेद के तहत लिया जाएगा? 103 के तहत। और जो योग्यता की बात किया जाता है सांसदों की, वो किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 102 के तहत। और अगर दल बदल की बात कर दिया जाए, यहाँ पर दल बदल, तो ये कहाँ चला जाएगा? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, यही तो है ना, 10वीं अनुसूची ही तो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चला जाएगा, 10वीं अनुसूची से संबंध हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची का जब मैटर आएगा तो वहाँ पर सांसद भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो सांसद शामिल हो जाएगा और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति वहाँ पर निर्णय लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं और यहाँ पर भारतीय संविधान आप लोग समझिए और इसको पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? सन पूछा जा रहा है कि कब हुआ था? 1972, 1987, 1992 या 1989। इन 4 वर्षों में कोई ना कोई शिखर सम्मेलन हुआ है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, और रियो कहाँ पड़ता है? ये आपका ब्राज़ील में पड़ता है। रियो डी जेनेरियो है वो ब्राज़ील में है और वहीं पर यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को पता चल गया कि 1992 में हुआ था। और 1972 की हम बात करें, 1972 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? यहाँ पे देखेंगे कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन किया गया था। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। रिपोर्ट का प्रकाशन। ठीक है,
इस बात का तो आप लोग ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद अगर 1987 की अगर हम बात करें, 1987 में क्या हुआ था, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का नोट जो है बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। और 1989 की अगर हम बात करें, 1989 का, तो 1989 में क्या हुआ था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो प्रवर्तन में आया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों का जो नोट्स है बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास, ठीक है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, धारणीय विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो धारणीय विकास का जो अवधारणा दिया गया था, आप लोग इसको पहले समझ लीजिए कि कब दिया गया था। धारणीय विकास यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है, धारणीय विकास का अर्थ जो होता है, अब इस तरह से समझ के देखिए कि धारणीय विकास उस संदर्भ में लिया जाता है कि आप जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग जो है भविष्य के पीढ़ी के लिए संरक्षित करके वर्तमान में उपयोग करें। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग आप उस तरह से कीजिए जो आपके जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी संरक्षित हो। तो उसी को, उस विकास को क्या कहा जाता है, धारणीय विकास बोला जाता है। इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा। और धारणीय विकास का जो अवधारणा है सर्वप्रथम कब दिया गया था, आप देखेंगे कि यह दिया गया था 1987 के, अवधारणा जो है 1987 के ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। और इसको क्या कहा गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इसी रिपोर्ट में धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम देखने को मिलती है। ठीक है, और यह किससे संबंधित है, प्राकृतिक संसाधन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें और समझते रहें कि हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो किस प्रकार से बनाया गया है और किस उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझते रहेंगे तो आप लोग एकदम, आप लोगों का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको सुदृढ़ता मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है। सिंपल सा सवाल है, एकदम सीधा सीधा सवाल है और इससे आसान सवाल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पर्यावरण किससे बनता है। अब पर्यावरण इस शब्द का जो बना है, परि प्लस आवरण, जो आपके चारों तरफ आवरण घेरे हुए है उसको पर्यावरण बोलते हैं। चाहे वो जीवित हो, चाहे अब जब मान के चलिए इस तरह से कि जो जीवित है, अजीवित है, ठीक है, या पादप है या मनुष्य है, जीव जंतु हैं, सभी मिलकर, जल हो गया, फिर उसके भू आकृतिक चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए एक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। और उसी पर्यावरण में वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में गैसों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पर्यावरण किससे बनता है, जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी से। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों से मिलकर पर्यावरण बनेगा। ठीक है, सिंपल सीधा सवाल है और इस तरह के प्रश्न आप लोग करते रहें और अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया,
ठीक है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो हैं आप लोगों को सिंपल देखने को लगेगा, लेकिन आप लोग इसको समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रिया है कि वह पृथ्वी के कार्बन चक्र में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं जोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी क्रिया है जो नहीं जोड़ती है, जैव पदार्थों का अपक्षय, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसमें से आप देखिए कि किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। ठीक है, तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करते हैं, भोजन पकाने की क्रिया जब प्रारंभ करते हैं, सूर्य के दृश्यमान प्रकाश में जब पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। और उसमें आप देखेंगे कि वो लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में नहीं जुड़ती है। ठीक है, श्वसन क्रिया में आप देखेंगे कि मनुष्य जब सांस लेता है या कोई जीव जंतु जो है सांस ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं में भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और फिर उसके बाद जैव पदार्थों का अपक्षय यानी कि जो जीवाश्म है अगर उनका अपक्षय होगा तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे और समझ जाएंगे तो हर एक चीज़ आप लोगों के लिए आसान लगेगी। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है, तो 4 घटनाएं दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इन चारों में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी या पूना समझौता। ठीक है, तो पहले हम आपको यहाँ पर डेट बता देते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। अगर डेट बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, अगर गांधी इरविन की हम बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 5 मार्च 1931। और जो 20वीं शताब्दी का दशक है, ठीक है, 1900 से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हैं उसको आप लोग एकदम रट जाइए क्योंकि उससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो 20वीं शताब्दी की 1920 के 30 के बाद की है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यूपी PCS में, स्टेट PCS में, फिर उसके बाद UPSC में भी बनते हैं और फिर उसके बाद वनडे एग्जाम्स में तो धड़ल्ले से पूछ लिए जाते हैं। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन जब हुआ था देखेंगे कि यह हुआ था 29 से 31 मार्च 1931। ठीक है, 29 से 31 मार्च, ठीक है, 1931। फिर उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च को, आप लोगों को याद होगा 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931। और पूना समझौता हुआ था देखेंगे कि 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, सबसे अंत में तो ये तो आप लोगों को पता होगा पूना समझौता जो होता था, पूना पैक्ट जिसे बोला जाता है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी। तो 5 मार्च, 29 मार्च, 23 मार्च, यानी कि 5 मार्च वाली घटना जो है सबसे पहले होगी। और गांधी इरविन समझौता, इन घटनाओं के अंदर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को डेट बता देते हैं क्योंकि ये इसमें घटनाओं के अंदर जाने का मतलब है कि 1-1.5 घंटे का लेक्चर आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग GS सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग ये सारी बातें नोट डाउन करिए और सारी चीज़ें याद रखिए। और हम लोगों का NCERT में आधुनिक भारत प्रारंभ होने ही वाला है क्योंकि NCERT का भाग 2 जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो जब आधुनिक भारत हम लोग पहुँचेंगे उसमें तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें घटना देखेंगे उन सारी घटनाओं में ये सारी घटनाएँ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही छोड़ते हैं, फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन करिए। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में। अब देखेंगे कि 1930, 31 और 32 इन 3 वर्षों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। और इसमें देखेंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ठीक है, कांग्रेस ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन भाग लिया है, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और
प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? महात्मा गांधी ने वहाँ पर भाग लिया 1931 में। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझने वाली बात है कि जो गोलमेज सम्मेलन है वो किस लिए हुए थे? जो भारत में विद्रोह हो रहे थे, जो वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, उनको एक जगह मंच पर लाने के लिए या उनको बंद करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहे थे, उसको थोड़ा सा दबाने के लिए, उसको बंद करने के लिए यह सम्मेलन हो रहे थे। ठीक है, और इसी को राउंड टेबल समिट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? राउंड टेबल समिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये 1930 में आयोजित किया गया था, एकदम सही है। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, एकदम बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और कौन थे? महात्मा गांधी थे। और गांधी इरविन समझौता जो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में बात किया, और इसीलिए हुआ था कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में ले जाया जाए। ठीक है, कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, और इसीलिए गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और गांधी इरविन समझौते में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा को बंद करना, फिर जो नेतागण हैं वो जो आंदोलन है वो भी अपना बंद करना, फिर उसके बाद कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, फिर वहाँ पर इस तरह की बातें चल रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझिए। और इसका आयोजन लंदन में किया गया था, ये भी एकदम सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है, क्योंकि साइमन आयोग आया ही था 1928 में। ठीक है, 1927 में बना, 1928 में आया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, समझिए, और अपने सुन कर उसको नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने बात किया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भाग लिया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी तो होंगे नहीं, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। मदन मोहन मालवीय आप देखेंगे कि शायद तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, ये लोग जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। और यह सम्मेलन हुआ कब था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। ठीक है, 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, 1931 तक यह सम्मेलन चला था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ठीक है, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत किसने लाया था भारत में? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि यह था रैमजे मैकडोनाल्ड का। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय लेकर आया, सांप्रदायिक पंचायत लेकर आया। और उसमें क्या प्रावधान किए गए थे कि उसने क्या किया कि वहाँ यहाँ पर जो दलित वर्ग है उनको एक अलग से निर्वाचन पद्धति दे दी गई थी, निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। तो इस अधिनिर्णय में यह दिया गया था, कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक है भारत में उसको वहाँ पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाएगा, यानी कि निर्वाचन पद्धति दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से निर्वाचन प्रणाली को अलग किया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं सांप्रदायिक पंचायत में देखने को मिलती हैं। और यह जो पंचायत आया था ये रैमजे मैकडोनाल्ड का था। ठीक है, और ये कब आया था? और देखेंगे कि 6 अगस्त 1932 को, 6 अगस्त 1932। और 1930 के और 40 के दशकों को जो घटनाएं हैं उनको आप लोग एकदम दिमाग में रखे रहिए, और उसको एकदम रट जाइए। ठीक है, सन डेट सब रट जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का सेक्शन आ गया, फिजिक्स के प्रश्न है ये। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में, हर्ट्ज में। ठीक है, तो आवृत्ति आप साउंड से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, तो आवृत्ति को मापा जाएगा किस में? हर्ट्ज में। और यहाँ पर आप लोग इन तीनों को बताइए कि ये किसकी इकाइयाँ हैं। तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक है हर्ट्ज। और सामान्य मनुष्य, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए, सामान्य, यह प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, सामान्य मनुष्य।
20 से 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, जानकारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र, ठीक है, किसका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है और आप लोगों को पता हो तभी करिए, नहीं तो स्किप कर जाइए या छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, इनका नाम है एंटोनी लेवोजियर नाम है, शायद ये एंटोनी ही नाम है। ठीक है, तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? फूलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, फूलों का अध्ययन, ठीक है, फूलों का अध्ययन, ठीक है, फूलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी। ठीक है, तो फूलों का अध्ययन जो किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके सामने हम लिख देते हैं फूलों का अध्ययन। ठीक है, आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फूलों का अध्ययन। और फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन। ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न भाग, विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से सुनाइए। क्रियाशीलता का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी में क्या होता है? घास से संबंधित अध्ययन। ठीक है, घास से संबंधित अध्ययन। ठीक है, इस तरह से नोट डाउन करिए। और पैलिनोलॉजी में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। परागणों का अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो है इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोग इन जो श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहें और इसका आनंद लेते रहें, अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करते रहें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार जीएस के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें और अपने सुझाव जो है टेलीग्राम चैनल जुड़कर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।